तो जब यात्रा जैसे कि थोड़ी आगे निकली, उन्होंने अचानक पीछे के जो कार्यकर्ता अपने थे उन पर हमला शुरू कर दिया। हमने इस बार जो 16 तारीख को यात्रा निकली हमारी बजरंगबली की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस समय जहांगीरपुरी हिंसा की आंच पूरे देश में फैलती जा रही है। एक तरफ इस पर जमकर राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ लोग अपना बचाव कर रहे हैं। जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है उसे लेकर लोग अपना बचाव कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जिया की तरफ से प्रस्तुत की गई है। इस पैनल में कई सारी महिलाएं शामिल थी, जो कॉलेज की प्रोफेसर्स, सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स थे वो लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाके वहाँ पर लोगों से बातचीत की, वहाँ पर लोगों के हालात जाने, उस पूरे एरिया की R&D की और प्रॉपर जानकारी लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई है। साथ ही जो वहाँ के विक्टिम्स थे, जो उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उन तमाम लोगों को साथ लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें तमाम तरह की सच्चाइयों को बयां किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी यहाँ आए इसलिए नमन करती हूँ। कारण क्या है कि आज सबकी जो इंटरेस्ट होता है, सबका वो होता है नरेटिव क्या है, बुलडोजर कहाँ चला, सुप्रीम कोर्ट ने कितने मिनट में स्टे लगाया, कितने में नहीं लगाया। लोग दे आर गोइंग आफ्टर नरेटिव, फैक्ट्स कोई नहीं जानना चाहता, तथ्य कोई जानना ही नहीं चाहता। वो जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें RWA के प्रेसिडेंट कहते हैं जो हुआ वो हुआ, आगे से अमन चैन करते हैं। अरे भैया, जो हुआ वो क्या हुआ ये बताना जरूरी है, ताकि जो हुआ है वो दोबारा ना हो। तो हुआ क्या, फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है। कहीं ना कहीं वो वृंदा करात के पोजेस में दब रहे हैं, कब्र खुद रही है उनकी। तथ्य का मत बोलो, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। मत बोलो पत्थर पड़े, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। पर सच है कि पत्थर पड़े। और मैं खासकर NDTV और बाकी रिपोर्टर से देखना चाहूंगी, कितना अच्छा आदमी है अंसार। उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं, उसकी पत्नी भी कह रही है, तुम भाई बहनों बच्चों को भी ले आओ, उसके पीछे भी देख लो कौन कौन है, सबको उठा कर ले आओ। और आप न्यूज चैनल रहे ही नहीं क्या, क्या दिखा रहे हो। वन स्टूडेंट, उमर खालिद, वन ह्यूमैनिटेरियन, सेनेटर, बहुत अच्छा व्यक्ति इंसान। न्यूज कहाँ गई? न्यूज आपके नरेटिव में दब गई है और ये न्यूज बाहर आनी चाहिए, तथ्य आनी चाहिए। और अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो बताया जाएगा पत्थर कहाँ पड़े, उसका साइज क्या था, उसका रंग क्या था और कहाँ से पड़े। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं जो सच को बताएं और सच बिना लाभ लपेट कर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और जो ये पत्थर पड़ रहा है ना, ये एक उमा शंकर जी पर नहीं पड़ रहा तलवार जो पड़ रही है, ये एक सुरेश पर नहीं पड़ रहा है, ये पत्थर पड़ रहा है आईडी ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। आईडी ऑफ इंडिया जो कहता है भारत चलेगा संविधान से। 1947 में तो डिवीजन हो गई थी। 1947 में भारत ने तय कर लिया था जिसको मजहबी राष्ट्र चाहिए, प्लीज यू आर फ्री टू हैव 2 more nations। बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया, जाओ मजहबी राष्ट्र में एंजॉय करो। वहां भी लगातार लगे रहते हैं कि कैसे क्रॉस बॉर्डर करके अंदर घुस जाए भारत के। तब भारत ने तय किया था कि हम संविधान से चलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेंगे और सभी लोग संविधान से चलेंगे। और इस संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। पढ़ा है संविधान, हम तो रोज पढ़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया दैट इज भारत क्या है? 2 नाम क्यों है इसके? वो इसलिए 2 नाम है कि भारत तो एक नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है। अगर भारत को जानना हो,
इसके जीवन मूल्य क्या है, संविधान के मूल्य क्या है, तो आपको ये हजारों साल की संस्कृति को देखनी पड़ेगी, सह अस्तित्व की संस्कृति जो भारत की संस्कृति। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं ना, ऐसे भारत के भी फंडामेंटल फीचर्स हैं। और भारत के फंडामेंटल फीचर्स क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम, हर और कण कण में भगवान है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। तीसरा ब्रह्मास्मि, मैं डिवाइन हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान है, आपको पत्थर मारना है, आप भी डिवाइन है। तत्वमसि, जो इस शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है, मुझ में और तुझ में भेद नहीं है। We all are one। और यही भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, We the people of India give to ourselves this constitution। हमारा संविधान ये नहीं कहता हम हिंदू अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम मुस्लिम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम अपर कास्ट, लोअर कास्ट। नो, वो कहता है We the people of India give to ourselves this constitution। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो सबको बराबरी देता है, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको गरिमापूर्ण जीवन देता है। इसलिए यहाँ सभी को आर्टिकल 25 मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, जो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, subject to all other fundamental rights, you have a right to profess and propagate your religion। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी आप अपने जुलूस पुलिस को इंटीमेट करके पब्लिक ऑर्डर के तहत आप निकाल सकते हैं। कहाँ लिखा है कि मस्जिद के आगे जुलूस नहीं निकल सकता? कहाँ लिखा है कि अगर ये पावन पर्व है रमजान का तो जुलूस नहीं निकल सकता? हनुमान जी की जयंती आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपका जन्मदिन 28 अगस्त को होता है तो आप दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि देश सेक्युलर है। जब जन्मदिन होता है तभी सेलिब्रेट करेंगे ना। तो कौन कहता है आप नहीं कर सकते? यहाँ तो सांस्कृतिक प्रोसेशंस चल सकते हैं ना, लेकिन अगर ये पत्थर मारे जाएंगे और बॉटल्स मारी जाएंगी, चाहे वो जाफराबाद और फिर दंगे हो, और या वो आज 2022 में जहांगीरपुरी हो और कल 2023 में और 24 में कहीं और हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक विल नॉट टॉलरेट इट। दे विल नॉट टॉलरेट इट। जितना टॉलरेट होना था हो चुका। इसे जब पत्थर पड़ता है वो भारत के संविधान पर पड़ता है, और जो पत्थर मारता है वो भारत के खिलाफ ही नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य हैं उनके खिलाफ बोल रहा है। अब हुआ क्या? ये आप सबने वीडियो से दिखाया है। जो वहां रहते हैं, जिन पर पत्थर पड़े हैं, वो आकर बता रहे हैं। आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, बहुत से लोग हमें मिले यहाँ से ग्राउंड जीरो पर, वहां से आए हैं यहाँ पर। आप जाइए, ग्राउंड जीरो बोलता है। आप जाइए वहां पर और आपको ध्यान आएगा कि 16 अप्रैल 2022 को जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, भक्तगण गा रहे थे, नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब जन्मदिन पर कोई शोक तो मनाता नहीं है, खुशी मनाता है। तो जैसे ही आगे रथ था, रथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, आपने देखा होगा रथ वो शत विक्षत था, हनुमान जी की मूर्ति खंडित। तो जब वो रथ जा रहा था, आगे हनुमान जी की मूर्ति जा रही थी, पीछे पीछे जुलूस था। जैसे ही वो वहां पर सी ब्लॉक के वहां मस्जिद के आगे से गुजरा तो ऑल्टरकेशन हुई, आपस में बहसबाजी शुरू हुई, और तभी ऊपर से मस्जिद के साथ वालों घरों से जो पथराव शुरू हुआ, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे, बड़े बड़े वो लोगों के ऊपर मारना शुरू। अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने गलियों में भागना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही आगे गए तो जो मस्जिद के आगे कुछ घर हैं और आगे जो बाईं ओर की वो लेन है, वहां से एक हुजूम आ गया, सैकड़ों लोगों का वही उसी समय एक साथ हुजूम आ गया।
जिनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, रॉड्स थी, कुछ के हाथ में पिस्टल आप सभी ने देखी है वो थी, और उन लोगों ने पत्थरों के साथ और बाकियों के साथ अटैक कर दिया इस पूरे जुलूस के। कुछ नारे भी लगाए गए, मजहबी नारे भी लगाए गए, काफिर भी कहा गया और भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल में ली सिचुएशन और मामला समाप्त हो गया। 2 दिन बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा वहां पर गई और दोबारा वहां पर गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए, अभी पत्थर बचे हुए थे, उनका भी तो इस्तेमाल करना था। तो ऊपर से दोबारा औरतों ने पत्थर मारे, फिर से पत्थर मारे, और फिर क्राइम ब्रांच की टीम में भी अफरा तफरी मची और यहाँ लोग, अब ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं, अरेस्ट तो हुई, काफी अरेस्ट हुई, आपके सामने है कि लगभग 21 लोग अरेस्ट हो गए थे। उसमें जो अंसार का नाम आ रहा है वो भी अरेस्ट हो गया था, असलम है जिसको सोनू कहती रही मीडिया बहुत दिनों तक, सोनू चिकना, यासीन इमाम है उसका नाम, वो भी अरेस्ट हो गया। और 5 लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, यानी आप भारत के लिए खतरा है, आपकी बेल नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही थी वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, क्योंकि बांग्लादेशीज भी इन्वॉल्व थे इसमें। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर हाँ यहाँ सुकेन की पत्नी आई हुई है और सुकेन के ऊपर भी धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है उसके ऊपर, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर जैसा राकेश जी ने कहा कि एक ही FIR है 440 ऑफ 2022, एक ही FIR, उसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जनरल कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी पिस्टल रिकवर कर ली जाती है, सब सबूत उसके खिलाफ है कि हाँ उसने ऐसा किया। उसी FIR में दूसरे पक्ष के लोगों को भी उठा लिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टर FIR लिख रहा है, वो लग ही नहीं रहा कि पुलिस की FIR है, पढ़ा है एक पक्ष ने ये किया, एक पक्ष ने। ऐसे कभी क्रिमिनल केस देखा है? बैठे राकेश जी, बैठे हैं बाकी लोग यहाँ पर, ये क्रिमिनल केस है। सोचिए मैट्रिमोनियल केस हो, एक पक्ष ने ये किया, नो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड से किसने किया, यू हैव टू नेम देम, यू कांट डू अ बैलेंसिंग एक्ट इन एन FIR, इट्स अ क्रिमिनल केस, यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। रिपोर्टर बैठ के FIR लिख रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह, मैं कह रही पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से करे, इतना ही कह रही। यू हैव टू नेम, कहां से भीड़ आई, उसके हाथ में क्या क्या था, कौन कौन उसमें शामिल था, अगर आइडेंटिफाई कर सको तो उसने मारा, और जो पिटे उनका लिखना था, ये पिटे एक पक्ष ने किया, दूसरा पक्ष ने, पक्ष के खेल में तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद आपके सामने लोगों ने बताया कि जो जुलूस है, जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स पे 188 लगा, यानी अवहेलना किया, जो वहाँ पर पब्लिक एक ऑर्डर था उसकी अवहेलना किया, परमिशन नहीं दिया आपने। सारे जुलूस भारत में ऐसे निकलते हैं, आप जाते हैं, आप वहाँ पर उसको स्टैम्प करवाते हैं, डायरी में एंट्री करवाते हैं, पुलिस 4-5 लोग आपके लिए दे देती है, आज भी ऐसे ही यहाँ पर आपका हो जाता है। परमिशन कितनी और कब देती है पुलिस, कहाँ देती है? लेकिन बैलेंसिंग एक्ट तो करना है, कर रही है पुलिस। पर मैं एक चीज़ और कहती हूँ, बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि क्या पहली बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है, या आखिरी बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है? क्या एक अंसार को पकड़ के, एक असलम को पकड़ के रुक जाएंगे ये सब? हनुमान जयंती पे जो पथराव है वो रुक जाएंगे? क्या पैटर्न ये लगातार आप देख नहीं रहे हैं? इट्स अ पैटर्न व्हिच इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। लॉ क्या कहता है और समाधान इसमें क्या है? तो जहांगीरपुरी में जो फैक्ट फाइंडिंग हमने की है, उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। इसमें जिन जिन पॉकेट्स में झगड़े हुए हैं, झगड़ा में कहूँगी जहाँ से पथराव हुआ है, जहाँ से हमला हुआ है, वो वहाँ मुस्लिम्स की एक डेंस पॉपुलेशन है। पिछले 30 साल से वहाँ लगातार बांग्लादेशी
बस्तियां बस्ती आ रही हैं, जिनको वहां जहांगीरपुर से जो लोग आए वो में कहते हैं बंगाली मुसलमान, उनको कहा जाता है। तो ये बांग्लादेशी बस्तियां लगातार यहाँ बसती जा रही हैं, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अपने साथ एक कल्चर और संस्कृति ऑफ इंटॉलरेंस भी ला रहे हैं। चेक करने वाला इलीगल ट्रेड, पीछे बूचड़ खाने हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस, आप घुस नहीं सकते, वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ सब कचरा वहीं ड्रेन्स में फेंक दिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। एनक्रोचमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक कमरा बढ़ा दिया, छज्जा बढ़ा दिया, 4-4 एकड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर कबाड़ का धंधा चलता है, प्लास्टिक के कबाड़ का धंधा चलता है। हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में एड्रेसेस दिए हैं, बाकी एड्रेसेस हम होम मिनिस्ट्री को देने वाले हैं। अगर हम ये एड्रेसेस जान सकते हैं तो लोकल पुलिस नहीं जान सकती, लोकल अथॉरिटीज नहीं जान सकती इसको। तो कबाड़ का धंधा वहां 4-4 एकड़ लैंड पर चढ़ता है। आप जाइए उस एरिया में, बड़े बड़े आपको पॉलिथीन्स मिलेंगे, कबाड़ से भरे हुए मिलेंगे, कितना प्लास्टिक है। अगर एक बार कहीं से आग लग जाए तो पूरा एरिया धू करके जल जाएगा, किसी को चिंता ही नहीं है। politically correct regarding Bangladesh. उसके बाद लोग बता रहे थे, वहां पर लोग बता रहे थे कि इसी कबाड़ से ये बॉटल्स निकाली जाती हैं जो छतों पर इकट्ठी की जाती हैं और ये फेंकी जाती है। इसी कबाड़ के पीछे वेपन्स छुपाए जाते हैं, तो वेपन्स की इंडस्ट्री वहां अच्छी खासी चलती है। मस्जिद के सामने वहां इलीगल पार्किंग चलती है, जो लोग बता रहे थे ये इंसान की, जहां से लाखों रुपया पर मंथ आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो पूरे नाले के ऊपर हैं, वो सड़कों के ऊपर मकान भी हैं और दुकानें भी हैं, कोई हटाने वाला नहीं। बहुत सारे मदरसे खुले हैं, बिना परमिशन के खुले हैं, कोई उनकी रेगुलराइजेशन नहीं। उनमें क्या पढ़ाया जाता है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे जो पथराव में आगे आगे लीड कर रहे थे। कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। या आप इनके हाथ में कंप्यूटर्स की जगह पत्थर पकड़ाना चाहते हैं कि मार डालो, काफिर मार दो। हमने एड्रेसेस दिए हैं उन मदरसों कि ये मदरसे खुले हैं। ये तो हम कुछ दिन जाकर ही जब आइडेंटिफाई किया हमने, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, सो रही है क्या? लोकल पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है, जिसके बीट कांस्टेबल के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, वो क्या कर रहा है? उसके बाद यहाँ पर लोग बताते हैं कि चेन स्नैचिंग की, लड़कियों को छेड़ने की, पर्स स्नैचिंग की, धमकाने की, एक्सटॉर्शन की इतनी घटनाएं हैं कि लोग निकल रहे हैं इस एरिया से। वहां पर शाम के बाद जब रात होती है लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं, इतना डर रहता है वहां पर इलीगल एक्टिविटी का। ये सब बताया है, ये वहां के लोग बताते हैं। विजिट कीजिए, जानिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन हाउस और द अदर हाउस और बुलडोजर। ये पूरी एक इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आती है और ऐसे जहांगीरपुरी दिल्ली में कई जगह पर बसाती है। हमने पहला पेज अपनी रिपोर्ट का कहा है, जहांगीरपुरी वायलेंस 2022 अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, ऑफ इलीगल ट्रेड, ऑफ इलीगल एनक्रोचमेंट्स एंड रेडिकलाइजेशन। तो जो ये पत्थर मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर नहीं मारे, ये भारत के संविधान के ऊपर मारे जा रहे हैं। आखिरी बात, दिल्ली राइट्स 2020 में हम कई बार गए थे। हम जाफराबाद गए थे, हम मुस्तफाबाद गए थे, हम चांद बाग गए थे, और वहां पर जो हमने देखा एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वहां का हो चाहे वो आज का हो। और शायद जब हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितने इलाकों में यही पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा और हम एक उमर खालिद और एक इंसान को ढूंढेंगे। हम बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। जो रेडिकलाइजेशन छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है, औरतों
It's about India. It's about idea of Bharat. It's about your and my children. वो भी जहांगीरपुरी में पत्थर खा रहे होंगे कल को, अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया। पैटर्न क्या है आप देखिए, आप मुस्तफाबाद, जाफराबाद, चांदबाग, जो दिल्ली राइट्स 2020 में जो एपिक सेंटर्स थे राइट के, उसमें वो भी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे। वहां भी डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम जहां पॉपुलेशन थी, वहां पर सिट इन प्रोटेस्ट वहां पर हुए। जितने भी धरने हुए वो मस्जिदों के पास में हुए। नाम कुछ भी दिया हो, आइडेंटिफाई करो लोकेशन, वी वेंट टू ऑल ऑफ देम। मस्जिदों के पास में वहां लोगों को इकट्ठा करना और रेडिकलाइज करना इजी होता है। विमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा किया गया, एक महीने रेडिकलाइज किया गया, और इसमें आपके लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स का बहुत रोल रहा। वहां जो नारे लगे आप सबके सामने थे, वो क्या हिंदुओं की कब्र खुदेगी, काफिरों की आदत पड़ गई है सुनने। खिलाफत 2.0, खिलाफत मत बोलिए, खलीफा 2.0 है। इट्स अबाउट खलीफा राज, इस्लामिक राज, where there is no place for others। जहांगीरपुरी से 6-7 बसेस, लगभग 300 औरतें, 400 औरतें उस समय वहां पर जाया करती थी जाफराबाद के पास, वहां से दिन में बैठा करती थी। वहां से इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। आज पत्थर कहां से मारे अपने घरों की छतों से, वो ट्रेनिंग उनकी 2020 के दंगों में हुई। तो ये जो कट्टरता बढ़ रही है, ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, इस मानसिकता पर बुलडोजर की जरूरत है। ये कहीं भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में कहती हूं, ये कहीं भी कट्टरता बढ़ रही है ना, इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंट्री। ये कंट्री नहीं बचेगी अगर ये कट्टरता को रोका नहीं गया। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, इस संस्कृति के साथ रहना होगा, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस को मानना। रमजान भी चल सकता है और हनुमान जयंती का जुलूस भी जा सकता है, हम ईद में गले मिल सकते हैं, हम दिवाली में गले मिल सकते हैं। बीच में ये कहां से आ गया कि वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वी हैव एवरी राइट टू कन्वर्ट यू? नो, यहाँ तो यही चलेगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, हम सब एक हैं, ईश्वर हर जगह पर है, तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये जो एक कन्विंस करके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो स्टोन पेल्टिंग आपके जहांगीरपुरी में नहीं होती सिर्फ, आपके जाफराबाद में नहीं होती सिर्फ, आपके मध्य प्रदेश यूपी में नहीं होती, वो स्वीडन में भी होती है, फ्रांस में भी होती है, और वो बाकी कंट्रीज में भी होती है, वो हर जगह पर, दुनिया भर में। तो आखिर में लेफ्टिस्ट इस्लामिक इकोसिस्टम, जब पत्थर पड़े हनुमान जयंती के जुलूस पर, वहां कोई नहीं आया। ये लोग भटक रहे थे, हम क्रिमिनल कंप्लेंट कहीं लॉन्च कर सकते हैं, भगा दिया गया, भागो यहाँ से। वो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, कहीं तलवार लगी थी, कहीं पर पत्थर, कोई नहीं। उसके बाद ये लगातार यहाँ से वहां भागते रहे, कोई नहीं आया। पर एक अगर बुलडोजर चल गया, तो मैं तो हाईकोर्ट में थी उस समय, 10 एडवोकेट्स हाई कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे, 10 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे, बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द कंट्री। क्यों भैया? और ये भी उसी तरह के एडवोकेट्स थे जो हादिया के लिए आते हैं, जो टेररिस्ट के लिए आते हैं, बांग्लादेशीज के लिए आते हैं, रोहिंग्यास के लिए आते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं आते। एडवोकेट्स का भी धर्म होता है, उनको सिखाया गया होता है कि ये हमलावर है और ये विक्टिम है, आप इनकी मदद कीजिए। पैसा कहाँ से आता है? प्रो बोनो होता है। प्रो बोनो होता होता तो हादिया के केस में PFI टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, क्राउड फंडिंग करके 80 लाख रुपया एडवोकेट्स को ना देती है, ऑन रिकॉर्ड। तो इसीलिए अब ये इकोसिस्टम है, और एक इकोसिस्टम है उनका जो भारत से प्यार करते हैं। और इनका इकोसिस्टम क्या कर सकता है? सच को लगातार बोलता रहे, हर प्लेटफॉर्म पर बोलता रहे, जो लिख सकते हैं वो लिखे, जो बोल सकते हैं वो बोले, जो फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, एक शब्द फैक्ट फाइंडिंग का सच है, मैं चैलेंज कर सकता हूं, वो फैक्ट फाइंडिंग कर। जो गाना बना सकते हैं वो गाना बनाइए, जो कार्टून बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो
जो कर सकते हो करो. It is about your nation and your country, which says India, that is Bharat, and we the people of India give to ourselves this constitution. तो ये बात कह के अपनी बात समाप्त कि सच कोई नहीं जानना चाहता. बुलडोजर चला तो क्यों चला? कोई पूछे ना पत्थर पड़े तो क्यों पड़े, और रामनवमी में पड़े, हनुमान जयंती पे पड़े, पत्थर क्यों पड़ते हैं? Why can't you tolerate? इस भारत में 5 बार नमाज होती है लाउड स्पीकर से. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप नमाज करिए, आप अजान करिए, डोंट यूज लाउड स्पीकर्स. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करने हैं तो इतना डेसिबल होना चाहिए, उसका मुंह नीचे होना चाहिए, इतने हाइट पे होने चाहिए, और केवल जो मस्जिद का बरामदा है वहां तक आवाज जानी चाहिए. आवाज कहाँ तक आती? कोई पत्थर नहीं मारता, नो, ठीक है, इट्स ओके, हमारी भाई है, इट्स ओके. लेकिन अगर एक कोई गाना गा रहा है, बजा रहा है, जय श्री राम कह रहे, तुम पत्थर मारोगे, तलवारें मारोगे, इट इज नॉट ओके. इट इज नॉट ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज नॉट ओके. द लॉ सेज इट इज नॉट ओके. यू कांट डू इट. यू कांट डू इट. तो इसीलिए सच कहते रहिए, दम से कहते रहिए, जोर से कहते रहिए. सच कहेंगे तो सच 100 पर्दे फाड़ कर भी आगे आता. तो मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है. सब है तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है. जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह कारवां माहौल को तत्कार नहीं. उस समय जो स्थिति वहां पे पैदा हुई, जैसे ही यात्रा सी ब्लॉक मस्जिद से टर्न हुई, यात्रा काफी लंबी थी, तो आगे झांकी थी, पीछे कुछ पैदल कार्यकर्ता थे, अंत में बाइकें थी. जैसे ही यात्रा मस्जिद से आगे को निकली, वहीं कॉर्नर पे 60 से 70 लोगों का एक गुट वहां पे खड़ा था, जिन्होंने हाथ बांधे हुए थे. हाथ बांध के यात्रा को आगे निकलने का शायद इंतजार कर रहे थे. तो जब यात्रा जैसे कि थोड़ी आगे निकली, उन्होंने अचानक पीछे के जो कार्यकर्ता अपने थे उन पर हमला शुरू कर दिया. और हमला केवल हाथों से नहीं, लाठी थी, डंडे थे, तलवारें थी. और जैसे ही हमला हुआ, भगदड़ सी मची, और उस भगदड़ में पूरी एकदम सारी अव्यवस्था फैली. कार्यकर्ता अपनी इतनी देर में ऊपर से पत्थर, कांच की बोतलें, मैं पीछे की तरफ भागा, क्योंकि उस यात्रा को उस समय लीड मैं कर रहा था, तो अपना कोई कार्यकर्ता ना उसमें फंस जाए, क्योंकि जो उस समय स्थिति थी वो बड़ी भयावह थी. वहां पे उन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहे थे. ऊपर से उनकी जो महिलाएं थी वो पत्थर फेंक रही थी, शीशियां फेंक रही थी कांच की. यहाँ तक कि ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई वहां पर कि एक ज्वलनशील पदार्थ उन्होंने फेंका, जो थोड़ी दूर पे मेरी स्कूटी वहां पे खड़ी थी, किसी शायद कार्यकर्ता की रही होगी जो छोड़ के भागा था. वो स्कूटी पूरी तरह जलने लगी. मैं कार्यकर्ताओं को निकालने के प्रयास में लगा हुआ था, तभी वहां पर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी. वो आवाजें थी, अंसार भाई कोई बच के जाने ना पाए, अंसार भाई इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, अंसार भाई कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए. इस प्रकार की आवाजें. तो मैंने अंसार का नाम केवल सुना था, मैंने अंसार को आइडेंटिफाई किया कि ये अंसार है. मैंने अंसार से बोला, अंसार भाई ये क्या करवा रहे हो, ये निहत्थे कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दो, इन्हें जाने दो. तो अंसार का जवाब था कि इस क्षेत्र से, हमारे इलाके से शोभा यात्रा निकाली है, तो इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा. और उसी बीच मैं कार्यकर्ताओं को निकालने में लगा था, तभी मेरे ऊपर लाठी से, डंडों से हमले हुए. जब पीछे मैं पलट के देखा तो अंसार के हाथ में तलवार थी, जिस तलवार से उसने मेरी गर्दन पर वार किया. वो तलवार शायद ईश्वर की ही कृपा थी कि गले में माला थी रुद्राक्ष की, जो पहले रुद्राक्ष की माला पे लगी, और मैं तलवार के चोट से एकदम हताहत सा हो गया. पास में एक पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला,
निकाल के गाड़ी में, एक अनजान कोई गाड़ी थी उसमें बैठा के मुझे हॉस्पिटल भेजा। मैं ये मानता हूँ कि अगर उस स्थिति में जो स्थिति वहाँ पे बनाई गई थी और जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, पेट्रोल बम, केमिकल्स, बोतल फेंकी जा रही थी कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर उस समय अगर कोई कार्यकर्ता उनके बीच में फंस जाता तो शायद दिल्ली में जो 2020 में जो दिलबर नेगी के साथ हुआ था वही स्थिति आज हमें देखने को मिलती है। हमारा कोई मकसद नहीं था झगड़ा करने का। हमारा कोई झगड़ा करने का मकसद हो तो हम अपने छोटे बच्चे, जो मेरा लड़के का उम्र 13 साल है, ऐसा छोटे छोटे लड़के ने हमारे साथ में जो इस रैली को भाई साहब ने जो बताया, इस रैली को हम सी ब्लॉक होते हुए हम काली मंदिर की जो कोने में थे, वो मैं ही वो शख्स था जो अनसन से धक्का हुआ था। अनसन ने हमारे देखना उस वीडियोस में होगा, अनसन ने हमारे रथ के ऊपर में पैर रख रखा होगा। तो अनसन यही मेरे को कह रहा था जो आगे जाओगे तो मस्जिद का ड्रामा हो जाएगा। तो मैंने बोला अनसन ऐसा नहीं है, क्यों? बोला जाओ आगे पता चल जाएगा। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ अगर रथ को छोड़ दूँ तो पीछे और भी लोग हैं, शायद कुछ हो सकता। तो मैंने सोचा चलो रथ को जान लूँ, पीछे तक मैं कवर करूँगा ताकि कुछ दुर्घटना ना घटे। पीछे से जो छोटे छोटे बच्चे जो अनसन धमका रहे थे ताकि इनको ना मारे, तो मैं पीछे रह गया, रथ को आगे जान दिया। तो वही हुआ 3 और 5 मिनट के अंदर 3 से 5 मिनट के अंदर अनसन ने जो बोला तो वही कर दिया। आगे से पीछे से चारों तरफ से तलवारें डंडे लेके आए। तो अब ना वो फंस गया था, काली मंदिर वहीं फंस गया था। तो मेरा छोटा वाला तो भतीजा है, उसने आगे बोला चाचा आप चारों तरफ से घिर गए, आप देखो अब तो हम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। बोले बेटा कैसे बच के जा नहीं सकते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे को तो निकालना पड़ेगा ना। तो कह रहा नहीं चाचा आप निकलो, देखो यहाँ उधर। मैं चारों तरफ देखा तो तलवारें डंडे। तो मैं एक बाइक किसी भाई ने हमारे छोड़ के चले, उसमें चाबी लगा हुआ था। तो उस बाइक को मैंने बोला बेटा बाइक यहाँ से चलाओ, फटाफट चलो यहाँ से निकलो, आगे हमारा रथ है, क्या पता और भी कुछ कर सकते हैं। तो वही हुआ, मैं उस बाइक पे बैठा, भतीजा मेरा आगे चला के लेकर देखा कोसों की चौक पे हमारा रथ पत्थर चारों तरफ से गिरे थे। ये मस्जिदों की तरफ से इधर चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, जो मेरे सर पे भी लगा। वो मैं उस रथ को नहीं छोड़ा, मैंने देखा रथ अकेला, हमारे लोग सारे पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने इतना पत्थर चला दिया, इतना तलवारें। वहाँ कौन रुकेगा? भाई साहब ने जो बताया सच बात है, ये उन्होंने पेट्रोल पंप तक पता नहीं क्या करने मारा, वहाँ कौन रुकेगा? मेरे जैसे कोई पागल ही लगते हैं। तो मुझे लगा नहीं इस रथ को मुझे यहाँ से निकाल कर लेके जाना, नहीं तो क्या पता ये लोग आग लगा देते। वो लोग रथ में एक मूर्ति भी थे बजरंग वाले जी के, बाबा ओमनाथ जी थे, उसको वो भी बैठे हुए थे। वो आखिरी दम तक वही बैठे हुए, वो गया ही नहीं थे उसको छोड़ के, रथ को छोड़ के। तो देखा इस चारों तरफ से पत्थर पड़ रहा, हमारा तिरंगा पर उन्होंने पत्थर मारा। तो मैं उस तिरंगा उस रथ को पकड़ा। आपने देखा वीडियो के अंदर जो रथ खींचा था वो मैं ही व्यक्ति था, मेरा सुरेश सरकार है। मैं उस रथ को खींचा तो मेरे एक साथी है मंगल जी, जो पीछे खड़ा है, आपके पीछे खड़े हुए मंगल जी, वो मेरे को देख के वो भी भक्त आए और उस रथ को, मेरा भतीजा था बड़ा वाला, उसने बोला चाचा ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, इस रथ को तो लेके जाएगा। अगर उस रथ को वहाँ से नहीं लेकर आते तो उस रथ को शायद वो आपके हवाले कर देते, दंगा और भड़क सकता था। बाकी मुझे नहीं लगता हमने अगर इस रथ को शांति रथ को अगर खींचते लाए हम कुछ गलत करा। हम अपने देश के अंदर अगर ये काम नहीं करें तो कहाँ करेंगे? तो हम तो शांतिपूर्वक एकदम, हम नहीं चाहते झगड़ा करना। हमें क्या मतलब, इन्होंने जो दिखाया हमने झंडा मस्जिद में लगा दिया, क्यों हमें ऐसा काम कर सकते कभी? हम तो अपना शांतिपूर्वक रैली निकाल लेते। बाकी इतनी बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति था, इन्होंने देखा हर जगह करा, ये सिर्फ दिल्ली में तो नहीं बहुत जगह करे। हमें नहीं पता ये लोग ऐसे करेंगे। हमने इस बार जो 16 तारीख को यात्रा निकली हमारी बजरंगबली की, उसमें भी परमिशन हमने ली हुई थी और जो भी थाने उसके बीच में हमारे आए थे उसको सभी थानों में हमने परमिशन अपनी दी थी। उसके बाद में उनका ये कहना है कि हमने कोई भी परमिशन नहीं ली, तो ये सरासर गलत है और उसमें किसका दबाव से किस तरीके से ली जा रही है, ये बातें करी जा रही हैं। और उसमें मुझे गिरफ्तार किया और मेरे पर केस भी किया हुआ है। बाकी वो सब जांच का विषय है, किसके दबाव में किया, किस तरीके से किया। और वो अब आगे हम लोगों ने जिस तरीके शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली थी, सभी यात्रा शांति से निकली। पुलिस के जो भी अधिकारी हमारे साथ में चल रहे थे और हम जिस प्रकार से मस्जिद के सामने
से निकले और सभी कार्यकर्ता वहाँ पर ऊपर से इन्होंने जो विधर्मियों ने हमला किया, पत्थरबाजी करी, बोतलें फेंकी, तलवारों से एकदम हमला किया। वो एकदम झटके से हुआ, जो किसी को भी उसके ऊपर हमें पता नहीं था। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को निकालते हुए वहाँ से लेके गए और उन्होंने हमारा पीछा भी किया चिप लॉक तक। वो हमारे पीछे भागते हुए आए, जिसका वीडियो में सभी के पास में रिकॉर्ड है। और हम लोगों को अभी भी फोन पे धमकी आ रही है और जिस तरीके से कई सारे फोन आए हैं उसकी जानकारी मैंने आगे दे दी है। बाकी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हनुमान जी का पूजा था, हम तो हर साल ही पूजा करते हैं और इस बार हमने हनुमान जी का स्थापित किया था। 5 दिन लगातार पूजा किया। उसके बाद हम 16 तारीख को हमारा रटा था। फिर शांति पूर्वक ही गए, सब बच्चे अच्छे खूब खुशी खुशी गए। उसके बाद जाने क्या हो गया उनको, पूरे जगह से घूमे। जैसे हमारे जी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक से रथ यात्रा आ रहे थे और जैसे उनके मस्जिद के सामने से आए तो हम तो पता नहीं है, हम तो घर पे ही थे। बाकी बच्चों ने जैसे बताया कि हम आ रहे थे, इतने में उन्होंने रोका कि यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ से मत ले जाओ, कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत आनाकानी हो गया और वैसे ही पत्थर शुरू हो गया। उन लोगों का पत्थर, तलवार, डंडे सारा कुछ लेके बारिश करना शुरू कर दिया बच्चों को। बच्चे तो जैसे तैसे जान निकल के भागे। अब बच्चे क्या कर सकते, छोटे छोटे बच्चे गए, हम क्या लड़ने गए थे। सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे गए थे, वो जैसे तैसे भागे और जो 4 बच्चे थे वो रथ को लेके आए और हमारे बच्चे ने पत्थर खाए। हमारे पूजा था और हम इनको उठा के बंद कर दिया। पुलिस वाले आए, ऐसे आए, पता भी नहीं लगा कैसे लेके आए। आगे पूछा कि हमसे जब पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बाद ऐसे बंद कर दिया। हमें पता ही नहीं लगा, अभी तक पता भी नहीं है कि कहाँ पर है। अभी तक इतने दिन हो गया, 10 दिन हो गए, शायद 10-9 दिन हो गए, कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ पर है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। 16 तारीख को जब ये हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये किसी पर्टिकुलर मस्जिद के पास जैसे ही यात्रा पहुंची तो वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पहले से प्लानिंग थी क्या? ये पहले से प्लानिंग थी। 15 तारीख को रात 2 बजे का 2 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें अंसार और उसके साथ 7-8 साथी उसके पत्थर, मोटले, तलवार वगैरह इकट्ठा करके मस्जिद के ऊपर। मेरा आप लोगों को कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसा कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, ये लोग पूरी प्लानिंग करके इस तरीके से कर रहे। कोई अचानक से कोई घटना हुई और फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले से प्लानिंग करके, इनका कहना है कि हमारा पवित्र महीना है, हम भी ऐसी कोई यात्रा हम निकलने नहीं देंगे। एक भाव देखें इनके, आपका पवित्र महीना है तो हमारा भी पवित्र महीना है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सभी समाज के सभी साथियों की ड्यूटी बनती है, हम इस बारे में सोचें, आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, यही चाहता हूँ। और टेक्निकली जो एक इशू है, पुलिस ने 440/22 एक FIR लॉन्च की। इसमें दोनों समुदाय के लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया। उस माता को मैं नमन करता हूँ जो इतना दर्द लेके बैठी है। उसका पति भी जेल में है, 3 बच्चे उसके वो भी जेल में हैं। उनके आंसू देखकर मुझे नहीं लगता यहाँ पर सभागार में बैठे हुए किसी व्यक्ति के आंसू ना निकले, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके आंसू देखे जाए तो उसी FIR में 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, जबकि FIR दूसरी इसमें लॉन्च होनी चाहिए थी। 4 उसमें NSA भी, दूसरी पार्टी जो NSA भी लगा है, 4 इनको भी अरेस्ट कर लिया। FIR दूसरी होनी चाहिए थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भी गलत इशू हुआ। हम सबको सोचने का ये विषय कैसा दोबारा भविष्य में ना हो। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।